हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कैल्विन में। तो आज हम अपने वन शॉट का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें एक ही बार में 1 घंटे के अंदर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जिसमें काफी सारी आपने फॉर्म्स पढ़ी थी। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो जो चीज हो चुकी वो चैप्टर नंबर 2 में है। आज डिफरेंट चीज पढ़ेंगे हम। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज थोड़ा ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में, जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं कंपनीज, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहली चीज यही है हमारी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए भाई, हम सभी को पता है इंडिया के अंदर जो हमने इकोनॉमी को चूज किया है वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर्स प्राइवेट सेक्टर के पास भी होंगी, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर्स गवर्नमेंट के पास भी होगी, जिसको पब्लिक सेक्टर बोला जाएगा। तो मिलजुली सरकार होगी जिसके अंदर प्राइवेट लोग भी काम करेंगे और गवर्नमेंट भी काम करेगी। प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपने सब पढ़ लिया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर याद रखिएगा, ये प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी नहीं लिखा हुआ। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अलग चीज है, पब्लिक सेक्टर अलग चीज है। बेसिकली बच्चे जो होते हैं पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर को एक ही जैसा समझ लेते हैं। बेसिकली जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर दो कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है पब्लिक लिमिटेड। तो जो प्राइवेट लिमिटेड होती है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है उसके ऊपर। पब्लिक लिमिटेड जो होती है वो भी प्राइवेट कंपनी ही होती है, वो कोई सरकारी कंपनी नहीं होती। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर 3 तरह की मेन चीजें आती हैं, 3 तरह की मेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। सबसे पहली होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और तीसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी। अब एक एक करके डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं तीनों चीजें गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। क्यों? क्योंकि ये किसके अंडर आ रही हैं? ये आ रही हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब ही क्या है? सरकारी, जो सरकार ने बनाया है, जो सरकार के अंडर कहीं ना कहीं आती हैं, उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। चलिए शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, अच्छा पहले यही आ गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है? प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो ओन और मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा? इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कौन हुए और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट लोग होते हैं ये उनके द्वारा रन और मैनेज की जाती है, उसको बोल दिया हमने प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या हिसाब है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो रन मैनेज ओन किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा ओन मैनेज करने का ये मतलब नहीं कि हर कंपनी पूरी पूरी गवर्नमेंट मैनेज करेगी। यहां पर एक वर्ड होता है पार्टली और होली, पूरी तरह से भी और कुछ पार्ट्स भी गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं, कुछ शेयर भी और पूरे शेयर भी गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा है enterprise which are managed and owned partly or wholly by the central or state government। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसको मैनेज करता है, या तो पूरी तरीके से या उसके कुछ पार्ट्स, तो उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो चलिए पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले आ जाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है?
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेसिकली क्या होगा, एक मिनिस्ट्री के द्वारा कोई डिपार्टमेंट को रन किया जाएगा, किसी एक मिनिस्ट्री के द्वारा डिपार्टमेंट को रन किया जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पुरानी फॉर्म है और इसमें क्या होगा, कोई एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री बना दी जाएगी, फिर उसके अंदर एक मिनिस्टर होगा जो उन सबको देखेगा और उसके साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जो उसको चलाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका रेलवेज। रेलवेज में क्या होता है, एक रेलवे मिनिस्ट्री है पूरी, वो पूरी मिनिस्ट्री चलाती है उस पूरे रेलवेज को, और पूरा जितनी उसकी वर्किंग है, जितनी उसकी एसेट्स हैं, जितनी उसकी रेवेन्यू है, वो सब कौन देखता है, वो सब वो मिनिस्ट्री के अंडर आता है पूरा। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्ट्री को ये सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म, ये हमें पता है। इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये गवर्नमेंट का एक तरह का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जैसे रेलवेज, इंडियन पोस्ट, ये सब। इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। जो इसका जवाब किससे मांगा जाएगा, जो उसका मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर जो है, पोस्ट वाला मिनिस्टर जो है, जिस चीज का मिनिस्टर है उसका जवाब उससे मांगा जाएगा, ठीक। और ये जो है पार्लियामेंट में उससे जवाब पूछा जाता है, रेलवे का बजट वगैरह भी अलग से बनाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं अपने इंडियन रेलवेज और इंडियन पोस्ट, ठीक है जी। तो ये है हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो जो कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जो एक प्रॉपर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से चलती है, जिसके अंदर एक मिनिस्टर अपॉइंट होता है और वो पार्लियामेंट के अंदर बैठता है और उसके बाद वो आंसरेबल होता है सब लोगों को कि भाई हमने क्या 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 किया, ठीक है जी। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या क्या फीचर है। सबसे पहला फीचर फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये टोटल होली कौन रन कर रहा है इसको, गवर्नमेंट। इसके लिए प्रॉपर एक बजट पेश होता है, प्रॉपर एक बजट बनता है इन चीज़ों के लिए। जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं कि भाई इस बार इनका बजट बढ़ाना है या घटाना है, वो सब पूरा फाइनेंस होगा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर कोई पैसे की चिंता नहीं होती, ये सब बजट से डिसाइड होता है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल्स। अब यहाँ पर ये जो है अकाउंट्स और ऑडिटिंग इसकी बहुत परफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री के अंदर रन करता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है गवर्नमेंट के, और डायरेक्ट आंसरेबल होता है उसका मिनिस्टर गवर्नमेंट को। तो इसके जो ऑडिट और अकाउंटिंग है ये बहुत ज़्यादा बारीक होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट्स और ऑडिटिंग का काम होता है। अपने अकाउंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, क्योंकि भाई देखो ये जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक के जैसा मामला होता है, क्योंकि पब्लिक के लिए ही तो बनाई जाती है ये। तो पब्लिक जब चाहे जब आपसे पूछ सकती है, पब्लिक से पहले आपकी गवर्नमेंट पूछेगी, क्योंकि उसको दिखाना होता है कि भाई हमारे इतना हमने बजट पेश किया, इतना इसमें खर्चा हो गया, इतनी हमारी रेवेन्यू हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा इसके अंदर फॉलो होती है। मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हेडेड बाय कंसर्न्ड मिनिस्टर। सिंपल बात कह रहा है कि ये एक मिनिस्ट्री बनती है, मिनिस्ट्री के बाद उसके अंदर एक मंत्री बनाया जाता है, एक कंसर्न्ड मिनिस्टर को उसका हेड बना दिया जाता है। हर एक मिनिस्ट्री का एक हेड बना दिया जाता है, उसका मिनिस्टर बन गया, और वो डायरेक्टली आंसरेबल होता है, आंसरेबल टू गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल होता है चीजों को बताने के लिए, और लोग उससे पूछते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एज पर गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए इसके अंदर ना ज्यादातर आपको जो है यूपीएससी से सिलेक्शन होते हैं, आईएएस वगैरह से सिलेक्शन होते हैं जो मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ही हमारा यूपीएससी या सिलेक्शन बोर्ड जो होता है वहां से इसमें सिलेक्शन होता है। एम्प्लॉयज अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर। देखिए जो एक डिपार्टमेंट है उसका हमने एक हेड बनाया मिनिस्टर, मिनिस्टर जो आंसरेबल होता है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर, और मिनिस्टर किससे इंफॉर्मेशन लेगा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी आईएएस वगैरह हैं, जितने भी हैं, और ये सब जो लेते हैं इंफॉर्मेशन वो एम्प्लॉयज से लेते हैं। तो एम्प्लॉयज देते हैं मिनिस्टर को, मिनिस्टर है जो इंफॉर्मेशन देता है वो आंसरेबल है गवर्नमेंट को। तो
तो आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी, आसान भाषा में है, बिल्कुल नॉर्मल चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वन शॉट में पूरी वीडियो देनी है। चलिए जी, फीचर्स हो गए, फीचर्स के बाद मैं थोड़ा हट जाता हूँ, ठीक, ले लीजिए, सही। अब आ जाते हैं मेरिट्स पर। अभी भैया इसकी मेरिट्स क्या क्या होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मेरिट्स। अब हमने एक बात आपको बताई थी, फीचर्स के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं, बट इन केस ऑफ मेरिट्स यू हैव टू ओनली इंक्लूड द पॉजिटिव पॉइंट्स, इन केस ऑफ डीमेरिट्स यू हैव टू ओनली इंक्लूड द नेगेटिव पॉइंट्स। तो मेरिट्स क्या है, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। अब भैया ये पूरा रन हो रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा, तो इसके अंदर पूरे का पूरा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का, तो ये एक मेरिट है। आंसरेबल टू पार्लियामेंट, जो मिनिस्टर है वो उससे कहां पर जवाब मांगा जाएगा, उससे पार्लियामेंट के अंदर बैठा करके उससे सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये मिनिस्टर किससे हिसाब किताब लेता है, मिनिस्टर एम्प्लॉयज से हिसाब किताब लेता है। सोर्स ऑफ इनकम, ये एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, ये एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे होने वाला रेवेन्यू हमारा काफी होता है, बहुत ज्यादा होता है। सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, अगर आपको ऐसा चाहिए कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर रहे, गवर्नमेंट के हाथ में रहे, तो सबसे बेस्ट फॉर्म है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि ये जो है 100% रन होता है गवर्नमेंट के द्वारा। पूरा एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है और इसको बहुत सारे क्वालिफाइड लोग, बहुत सारे क्वालिफाइड जितने भी हमारे आईएएस वगैरह हैं जो यूपीएससी से सिलेक्ट होके आते हैं, वो इसको रन करने में इसकी बैकबोन माने जाते हैं वो, तो सबसे ज़्यादा सूटेबल है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। इसकी कुछ नुकसान भी हैं भाई, जैसे कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो लिमिटेशन क्या है इसकी, सबसे पहली तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। रिजिड का मतलब, ये रिजिड इसको क्यों कहा गया, क्योंकि एक बार आपने बजट बना दिया तो उसको इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवोक योर डिसीजन। एक बार आपने पार्लियामेंट में कुछ पास कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको वापस लेना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं है। जैसे आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो वर्किंग अंडर इट्स कॉमन सील और आर्टिफिशियल पर्सन। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके ये थोड़ा रिजिड होता है, क्योंकि इसके अंदर 100% जो कंट्रोल है वो किसका है, 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट के अंदर कोई एक आदमी नहीं है, वो नंबर ऑफ पीपल हैं जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। फिर बहुत सारा प्रेशर रहता है, इसको पॉलिटिकल प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में डिले क्यों है इसके अंदर, क्योंकि ये जो है चलता है एक प्रॉपर मिनिस्ट्री में, एक प्रॉपर आपके डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया जाता है। पूरी जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा चलता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। कोई भी एक अगर डिसीजन पास करना हो तो हम जो है बहुत सारे एम्पल ऑफ पर्सन के पास हमें जाना पड़ता है, किसी की हाँ किसी की ना, तो एक छोटे से छोटा डिसीजन लेने में बहुत सारे लोगों की राय मशवरे की ज़रूरत होती है, जिस वजह से डिसीजन मेकिंग जो होती है वो डिले हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, अब यहाँ पर ना थोड़ा जो इनकी सोच होती है इसको बोला गया कंजर्वेटिव। ये मॉडर्न तरीके से काम नहीं करना चाहते, ये वही अपना नॉर्मल तरीके से हल्के हल्के काम करना चाहते हैं। और कहना नहीं चाहिए बट हमें और आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के हल्का उनका प्रोसेस बहुत तेज़ होता है। जैसे आप देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में कोई काम होता है, बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सारे काम बहुत धीरे धीरे हो जाते हैं। एक डेट मिल जाती है, फिर डेट पे डेट मिलती रहती है। तो यहाँ पर ये कंजर्वेटिव अप्रोच है बहुत ज़्यादा। रेड टेपिज्म, ये वर्ड आपके लिए नया है। रेड टेपिज्म बेसिकली क्या होता है, रेड टेपिज्म आपने कभी फाइल्स देखी होंगी, फाइल्स के ऊपर जो है वो एक लाल कलर का पट्टा सा होता है और उसको बांध के फाइल को रख दिया जाता है, फिर फाइल खुलती है। रेड टेपिज्म का मतलब भी यही है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को पास कराने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा हेक्टिक प्रोसीजर से आपकी पूरी फाइल गुजरती है, तो इसीलिए उसको बोला गया रेड टेपिज्म। उसके ऊपर रेड टेप लगा होता है ना फाइल के ऊपर, लाल फीता शाही, तो यही है रेड
टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब ये है कोई भी चीज़ हो वो एक फाइल में जाती है और फाइल बरसों तक घूमती रहती है और डिसीजन मेकिंग में भी डिले होता है उससे, और कंजर्वेटिव अप्रोच वो लोग फॉलो करते हैं। रेड टेपिज्म का मतलब यही है प्रोसीजर बहुत हेक्टिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बहुत समय लग जाता है अपनी चीज़ को काम कराने में, और इसी की वजह से हमारा जो है करप्शन भी बढ़ता है। किसी को अगर काम जल्दी कराना है, कोई काम अगर जल्दी होना है, तो इसी वजह से करप्शन भी होता है। अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अब यहाँ पर दो पार्टियां तो मेन होती हैं इंडिया के अंदर, एक जो होती है वो पावर में जो होती है और एक होती है जो अपोजिशन होती है। कभी पावर वाले कहते हैं कि अपोजिशन काम नहीं करने दे रहा, अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमें जो पावर में बैठे बंदे हैं वो काम नहीं करना चाह रहे। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड्स, अब देखिए ये है यहाँ पर कोई क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकता। यहाँ पर ऐसा नहीं है आपने कोई बहुत जल्दी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अगर आपको कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो जो कस्टमर मांग रहा है वो आपके पास है नहीं। इंडियन पोस्टेज में आप जाइए, जब आप डाक खाने में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आज तक ऐसे होंगे जो 11वीं क्लास में आ गए, वो आज तक पोस्ट ऑफिस ही नहीं गए होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो आज तक उतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ। बड़ा तो बहुत है, इंडिया में जितना भी नेटवर्क है पोस्टल सर्विसेज का बहुत बड़ा है, बट उतना मॉडर्नाइज नहीं है जितना हमारा प्राइवेट सेक्टर में मॉडर्नाइज हो गया है। कुरियर सर्विस है, ये फेडेक्स वगैरह है, उतना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुआ है। तो अभी कंज्यूमर की जो नीड है, कंज्यूमर जो चाहता है एकदम क्विक डिलीवरी चाहता है, बहुत तेज़ी के साथ चाहता है, तो वो अगर उसको ऐसा कुछ करना है तो वो किसी प्राइवेट कुरियर सर्विस से अवेल कर लेता है। वैसी सर्विस कोई बड़ी बड़ी जैसे फेडेक्स वगैरह है उनसे आप वो अवेल कर लेता है। तो ये कुछ हमने लिमिटेशंस बता दी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है और ये एक डिपार्टमेंट होता है अलग गवर्नमेंट का, इसके लिए एक मिनिस्ट्री बनती है, उसमें एक मिनिस्टर अपॉइंट होता है और वो जो मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट में डायरेक्टली आंसरेबल होता है। ठीक है भाई, तो आपने इसका मीनिंग, इसके फीचर, इसके मेरिट, इसके डिमेरिट्स पढ़ लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। अब आ जाते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थोड़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अलग है। अब एक्चुअली क्या है, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है। ये इट्स लाइक कहीं ना कहीं जैसे कंपनी वाले फीचर्स हैं ना, जैसे कंपनी में फीचर्स होते हैं कॉमन सील, तो इसके पास भी कुछ ऐसे ही फीचर हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है, ये किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती। ये जो होती है ये बनाई जाती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो बनाई जाती है अंडर द स्पेशल एक्ट। कौन सा स्पेशल एक्ट है? या तो वो बनाई जाती है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। इट कैन बी कॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये इसके अंदर बनाई जाती है। अब ये अलग से इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं बनेगा गवर्नमेंट के अंदर, ना ही ये किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगा। इसके लिए एक नया अलग से एक्ट बनाया गया। जो भी कंपनीज, जो भी बॉडी स्टेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड होंगी उसको बोला जाएगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये जो है ये सेपरेट एंटिटी, कॉर्पोरेट एंटिटी हैविंग perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold, dispose of property and sue and be sued by its name। अब देखिए मैंने कहा था इसके अंदर ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, बट फीचर्स इसके थोड़े बहुत कंपनी से मिलते हैं। जैसे परपेचुअल सक्सेशन, इसकी एंडलेस होता है, इसकी जो सीमा होती है वो एंडलेस होती है, वो खत्म नहीं होती, हमें इस हिसाब से चलते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटी है। कॉमन सील, अपने नाम पे वो कोई भी जगह खरीद सकता है, कोई भी चीज खरीद सकता है, किसी भी एसेट को एक्वायर कर सकता है, किसी भी एसेट को सेल कर सकता है, किसी को स्यू कर सकता है अपने नाम पे और कोई उसको भी स्यू कर सकता है। इसकी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे बीच में LIC। इसको सब जानते हैं। LIC जो है वो एक तरह की कंपनी है। अभी LIC ने, आपको याद भी होगा, अभी शेयर्स इशू किए थे, LIC ने अपना IPO निकाला था। LIC हो गया, RBI हो गया, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, खाद्य विभाग जो है हमारा, ये सब जो है हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गए।
ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन। अब देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक डिपार्टमेंट के द्वारा, ऐसे याद रखना है, एक डिपार्टमेंट चलाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरी बात, उसको एक मिनिस्टर के अंडर दे दिया जाता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होता है वो इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेशन होती है उसके अंदर, उसको हम रजिस्टर्ड कराते हैं अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। वो अपने नाम पे ज़मीन खरीद सकता है, बेच सकता है, सामान भी, कोई भी एसेट। तो वो थोड़े बहुत जो है फीचर्स रखता है कंपनी वाले, क्योंकि यहाँ पे कहा गया हमने कॉर्पोरेट एंटिटी, कॉर्पोरेट एंटिटी। अब आ जाते हैं कुछ इसके फीचर्स पे। इसके फीचर्स क्या क्या है? फॉर्मेशन बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी। ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, भैया बिल्कुल कंट्रोल करेगा इसको गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, हम पूरा आज पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया। ये जो तीनों अंडरटेकिंग्स हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक अभी तीसरी और पढ़ेंगे आप, पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी, वो सब ये तीनों जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही तो है। जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो मैक्सिमम कंट्रोल किसका होगा इसके ऊपर? मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, अब हमने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स कॉर्पोरेट वाले होते हैं, लाइक परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कॉमन सील जो होता है इट्स लाइक सिग्नेचर ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अब यहाँ पर जो है बहुत अलग से कुछ आपको जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बजट आपने पेश किया था, बजट में से उसका एक बजट पास हुआ था, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके पास पैसा कमाने की अपनी ऑटोनॉमी होती है, ये अपना पैसा या तो गवर्नमेंट से बोरो कर लेती है या फिर अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके यहाँ से भी पैसा आ जाता है इसका। इसका कोई बजट में अलग से पैसा पास नहीं होता, तो इसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ये बहुत ज़्यादा पैसे के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता। नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल्स इन अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में गवर्नमेंट के फॉलो नहीं करने पड़ते। क्यों? क्योंकि इसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, इसका ये पैसा ले भी सकता है, किसी से बोरो भी कर सकता है, तो इसके पास जो है गवर्नमेंट की बिल्कुल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी। वो उसके हिसाब से नहीं चलेगा, उसके पास ऑटोनॉमी है अपनी, तो वो अपने हिसाब से करेगा, जैसे जैसे कंप्लाइंस होंगे वैसे वैसे वो करेगा। और इसका खुद के ओन स्टाफ होता है, यहाँ पे कोई यूपीएससी वगैरह से स्टाफ नहीं आता, आईएएस वगैरह से कोई नहीं, आईएएस नहीं आते इसके अंदर। इसके अंदर जो है आपको कि कोई मिनिस्टर इसको अपॉइंट नहीं किया जाता, ये ऑटोनॉमी रहता है, ये अपने आप चलता है, क्योंकि ये बनाया गया है, ये कंपनी के रूप में नहीं बनाया गया, ये किसी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, बट स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी इसके फीचर्स। अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स पर। मेरिट्स क्या क्या है? इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पर क्या था, वो बड़ा रिजिड था, ये अपने हिसाब से काम करता है, ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, ये एकदम डायनेमिक है, जैसे चाहो जैसे नीड होगी वैसा ये पैसा उठा लेगा मार्केट से, पैसे से काम कर लेगा, जो भी है, इसके पास ऑटोनॉमी है। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, इसके अंदर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, कंट्रोल थोड़ा बहुत गवर्नमेंट करता है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस थोड़ा कम रहता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं रहता है, रहता है, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम रहता है। ऑटोनोमस सेटअप, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है विच कैन वर्क अंडर इट्स कॉमन सील एंड हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, so that's why the features of corporation is available in this statutory corporation and it can work autonomously. ठीक है। facilitates economic growth, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे फैसिलिटेट कर रहा है भाई? जैसे LIC वगैरह है, ये सब अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये है हमारा, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब आ जाते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस है ये कहता है थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी। अब देखिए, आप कहोगे सर जब आप मेरिट्स बताते हो तो इतनी तारीफ करते हो और लिमिटेशंस बताते हो तो बहुत ज़्यादा बुराई करते हो। देखिए भाई, ऐसा है, अगर फीचर्स आएंगे तो फीचर्स में दोनों चीज़ें, मेरिट्स आए तो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऐड करके नंबर लेने हैं,
नेगेटिव आए तो नेगेटिव पॉइंट ऐड करके नंबर लेते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है जब मेरिट्स पूछे जाएं तो खूब तारीफ करेंगे, जब लिमिटेशंस पूछी जाएंगी तो जो बुराइयां हैं वो भी सामने रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है हम बुराइयां उसकी छुपा लेंगे। सबसे पहली बुराई क्या है इसकी, थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी। ये जो कह रहा है बार बार कि इसके अंदर ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी है, ऑटोनोमस सेटअप है, ऑटोनोमस सेटअप है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हमें पेपर्स में देखने को मिलता है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि जिसकी ऑटोनॉमी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड रहता है गवर्नमेंट का। मैंने कहा था, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना ऑटोनॉमी बहुत है, इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, तो ऐसा सिर्फ पेपर्स में है, फ्लेक्सिबल उतना नहीं है, ऑटोनॉमी इन वर्किंग भी उतनी ज़्यादा इसमें नहीं है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, इसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा रहता है। अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस लाइक करप्शन, इसके अंदर करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस, डिले इन एक्शन, फिर वही बात है क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पर गवर्नमेंट वगैरह का आ जाता है तो गवर्नमेंट का आने का मतलब है किसी एक आदमी का नहीं, पूरी एक ग्रुप का, पूरी एक इंस्टीट्यूशन का, पूरे एक ग्रुप ऑफ पर्सन और बहुत सारे ग्रुप्स का आ जाना। और वहाँ पर कोई एक भी अगर एक्शन लेना चाहते हो आप, एक भी कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो सब लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, कोई उसके फेवर में जाएगा, कोई इसके अगेंस्ट में जाएगा, कोई कॉन्स्पिरेसीज चलेंगी, तो यहाँ पर जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। और इसका बोला गया इसका रिजिड स्ट्रक्चर, वहाँ बोल रहा था फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा रिजिड है। ठीक, चलिए, तो आई होप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब देखिए, मैंने ये वाली बात आपसे चैप्टर नंबर 2 में भी बोली थी कि बच्चे जो है पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी समझ लेते हैं। पब्लिक जहां लिखा होता है ना पब्लिक लिमिटेड, वहां पे ऐसा नहीं है। वो ऐसी कंपनी है जो कि जिसके अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स बन सकते हैं, वो प्राइवेट भी हो सकती है। तो पब्लिक सेक्टर और पब्लिक लिमिटेड में फर्क है। तो पब्लिक सेक्टर में तीसरे जो अंडरटेकिंग है वो है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। इसके अंदर एक चीज याद रखना, अब ये वर्ड लग गया गवर्नमेंट कंपनी, तो किसकी कंपनी है, गवर्नमेंट की, यानी दिस विल बी रन मैनेज पार्टली और होली बाय द गवर्नमेंट। यहां पर कम से कम एक याद रखिएगा बात, 51% शेयर जो होगा जिस कंपनी में भी अगर गवर्नमेंट का होगा तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिस कंपनी के अंदर 51% शेयर या उससे भी ज्यादा, मिनिमम 51, क्योंकि आधा आधा करोगे 100 का तो 50 होता है, 50 से ज्यादा 51 हो गया तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट हो गई, मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट हो गई। तो जिस कंपनी में भी 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, 51% और मोर देन दैट, तो उस कंपनी को हम क्या मान लेते हैं, उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर एक और बात, आप कहोगे क्या सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही होती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है शेयर्स? ऐसा नहीं है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होल्ड कर सकती है, पूरी स्टेट गवर्नमेंट भी होल्ड कर सकती है, या फिर मिला जुला करके भी कोई भी गवर्नमेंट होल्ड कर ले। बस 51% का आपका शेयर बनना चाहिए, 51% का शेयर जैसे ही बनेगा तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। चलो ऐसा मान लेते हैं, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है 40% शेयर और स्टेट गवर्नमेंट का है 11% शेयर एक ही कंपनी में, तो ये दोनों ने मिलके एक पूरा, तो इस कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होल्ड आ गया किसका आ गया, यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट का आ गया। वो स्टेट हो या सेंट्रल हो वो मैटर नहीं करता, या तो एक कोई भी स्टेट या पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या मिली जुली काफी सारी गवर्नमेंट्स की हो वो वाली कंपनी के अंदर शेयर, तो उस सबको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। चलिए पढ़ के देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अब देखिए यहां पर ये कोई सी भी कंपनी हो सकती है जो 2013 में रजिस्टर्ड हो, कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर उससे पहले भी जितने भी कंपनी एक्ट बने हैं उसमें भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल,
जो कैपिटल है आपकी पेड अप कैपिटल में 51% शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए, इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। हमने भी यही बात कही है, या तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या थोड़ा सेंट्रल के पास हो, थोड़ा स्टेट के पास हो, थोड़ा सेंट्रल के पास हो और थोड़ा 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 स्टेट के पास हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 40% मान लो सेंट्रल के पास है और यूपी के पास जो है 5%, उत्तराखंड के पास 5%, तो कितना हो गया 10, और एक और ले लेते हैं केरला के पास 1%। तो ये सब मिलाकर भी जब बन गया 51% का शेयर, ज्यादा भी हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, उसको गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। इसके फीचर्स भी सिंपल हैं। जो कंपनी है ये रजिस्टर होती है कहाँ, कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर इसके अलावा कोई भी जो पुराने कंपनीज एक्ट है वहां पर भी रजिस्टर्ड। अब देखिए, ना ये किसी मिनिस्ट्री से चल रही, ना किसी स्पेशल एक्ट से चल रही, ये तो नॉर्मल कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है जिसके अंदर भी या तो गवर्नमेंट ने वो कंपनी बनाई हो या फिर गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हो, तो वो कंपनी एग्जिस्ट। अगर 51% का शेयर गवर्नमेंट के पास चला गया तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो सिंपल है, ये रजिस्टर होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए किसी भी कंपनीज एक्ट में, वेदर इट इज 2013, वेदर इट इज 1956 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। दूसरी बात, सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल मिलेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि ये है कैसी, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की टाइप में ही तो है, ये अलग थोड़ी है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी तो है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लगाया था, सेल भेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये वो कंपनीज हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा शेयर है। मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, हमें पता है ये हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स पढ़ लें सारे। इसके अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलती है, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर लेकर आते थे, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन लेके आएगा, यहां पर भी जो है हमारी गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके अंदर जो है मेजर स्टेक होल्डर होती है। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर मेजर जो है वो हमारी गवर्नमेंट है। गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ MOA एंड AOA, मेमोरेंडम में हमने आपको बताया था जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो इसका बनता है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहां पर जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे जाते हैं। तो सारे फीचर्स आपको कंपनी वाले ही मिल रहे हैं। नो अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एक्सेप्ट द एनुअल रिपोर्ट। अब ये नॉर्मल कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग ऑडिटिंग सब करते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह नहीं जो उसकी स्पेशल ऑडिटिंग और अकाउंटिंग होती है, क्योंकि वो आंसरेबल डायरेक्टली इन द पार्लियामेंट होते हैं। और इसके अंदर मिनिमम 51% कैपिटल किसकी होती है, गवर्नमेंट की। अगर 51% से नीचे चली गई कैपिटल गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट कंपनी वो नहीं रहेगी, वो नॉर्मल एक पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ठीक है जी, तो आगे चले। फीचर्स यहाँ पर हो गए, कितना टाइम हो गया, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, नॉर्मल टाइम हुआ है। बहुत जल्दी जल्दी वन शॉट में कवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब बच्चों को एक डिमांड आई थी, सर BST इको अकाउंट्स एक बहुत तेज़ी के साथ करा दीजिए जैसे क्विक रिवीजन हो जाए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जो पहली वाली वीडियो है बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बहुत जो हमारे एक एक चैप्टर आ रहा था यूटी में वो आपका एक एक वीडियो से कवर होता गया है हमारी। चलिए, इसी के साथ कैल्विन एक भरोसा है, इसी भरोसे को बरकरार रखेंगे और इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप भी और हम भी और कैल्विन भी सब आगे बढ़ते रहेंगे। आ जाइए अब जल्दी से मेरिट्स पे। गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट, इजी फॉर्मेशन। देखिए भाई, ना इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ रहा, ना इसके लिए कोई डिपार्टमेंट अलग से बन रहा, कोई मिनिस्ट्री बन रही, ये तो नॉर्मली कंपनीज एक्ट के अंदर आप इसको रजिस्टर करा लो किसी भी कंपनी को, और उसमें या तो गवर्नमेंट खुद कंपनी बना ले या गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर खरीद ले तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी का मतलब होता है इसको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। ये पैसा चाहे पैसा लोगों से उठा सकती है, शेयर्स इशू करना चाहे शेयर इशू कर सकती है, तो इसकी वर्किंग में इंडिपेंडेंसी है, ये आज़ाद रहती के काम करती है। इट्स सिंपल लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंडिपेंडेंट स्टेटस,
इसका अलग स्टेटस होता है, इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी, आपने बात पढ़ी थी सेपरेट लीगल एंटिटी, हमने इसमें एक चीज पढ़ी थी ये अपने ओनर से अलग है। दूसरी बात ये आर्टिफिशियल पर्सन होगा क्योंकि इट कैन बी स्यू और बी स्यूड इन कॉरपोरेशन। आप जो है अपने नाम से अपनी कॉमन सील में अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, आप किसी के ऊपर स्यू कर सकते हैं, कोई आपको स्यू कर सकता है, बिकॉज यू आर, इफ यू आर अ गवर्नमेंट कंपनी तो आप जो है एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो जाते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेटस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर जो कंपनीज हैं इसके अंदर करप्शन वगैरह कम होता है क्योंकि इसके अंदर अगर 51% गवर्नमेंट के शेयर्स हैं तो कहीं ना कहीं 49, 48, 47% जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनर्स के भी शेयर हैं, प्राइवेट शेयर होल्डर्स के भी शेयर्स हैं। तो इस वजह से इसमें चांसेस कम होते हैं कि अब यहाँ पर थोड़े जो हमारा करप्शन वगैरह है, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट वाले होते हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिसीजन मेकिंग वहाँ पे क्विक होती है, वहाँ पे करप्शन के कोई चांस नहीं है, आपका वर्किंग भी बहुत तेज़ होती है, फ्लेक्सिबल भी वो लोग होते हैं। तो ये है हमारी मेरिट्स। इसके बाद आते हैं इसके लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स पे। फ्रीडम ओनली इन नेम। अब ये फिर यही वाली बात कह रहा है, फ्रीडम ओनली इन नेम। फ्रीडम ओनली इन नेम का मतलब है जब बहुत बड़ा शेयर, लाइक मान लिया मैंने 70% शेयर एक ही आदमी के पास चला गया जो उसका मेजर स्टेक होल्डर है, मान लो किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया तो मेजॉरिटी उसकी बन गई। तो अब जो 30% माइनॉरिटी में रह जाते हैं शेयर होल्डर, तो उनकी सुनने को राजी कम लोग होते हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स चाहते हैं उनके हिसाब से काम होता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब ये लोग इतने ज़्यादा ऑटोनोमस हैं, इतने ज़्यादा ऑटोनोमस, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, तो ये अकाउंटेबल ही नहीं है किसी को, ये किसी को अकाउंटेबल ही नहीं है क्योंकि ये तो ना स्पेशल एक्ट में हुआ है, ना अंडरटेकिंग में बना है, कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को डिपार्टमेंट के अंडर भी नहीं बना है। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, जवाबदेही इसके अंदर जो आंसरेबिलिटी है हमारी वो थोड़ी कम हो जाती है। डिफीट ऑफ मेन पर्पस। डिफीट ऑफ मेन पर्पस, देखिए जी इसमें जो है मेन पर्पस जो है सर्व होता है हमारा कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दें, लोगों की जो डिमांड है हम अपनी वो गुड्स एंड सर्विसेज दें। बट यहाँ पर थोड़ा वो वाला पर्पस पीछे जाता हुआ दिखता है जब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है, जब एक मेजर स्टेक होल्डर बन जाता है उसके अंदर कोई, तो वो अपने हिसाब से उसको रन करने की कोशिश करता है। फिर भी देखा जाए तो लिमिटेशंस काफ़ी हैं इसके अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा इसके मेरिट्स हैं। मेरिट्स के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये बिल्कुल एक, आपने देखा होगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी कहता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर रहने चाहिए। तो एक ये उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को इन्वॉल्व करके एक जो गवर्नमेंट कंपनी चलती है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो हमारे मेन जो हमारी एसेंस है इंडियन इकोनॉमी का, जो हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इसको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करता है वो। ठीक है भाई, चलिए इसी के बाद आ जाते हैं हम थोड़े क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब 3 फॉर्म हो गई हैं तो अब कर लेते हैं इसके थोड़े क्वेश्चंस। तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप तब तक क्वेश्चंस पढ़ें। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं। अब मैं बता देता हूँ, यह हैं इसके आंसर्स। आंसर्स इसके सिंपल हैं। सबसे पहली बात, कंट्रोल, कंसर्न मिनिस्टर क्या कंट्रोल में होती है, तो वो तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पहले वाला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है जी। दूसरा क्या है, इट एंजॉयज मैक्सिमम ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज। मैक्सिमम ऑटोनॉमी हमने कहाँ कहा था, ये हमने कहा था गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा गवर्नमेंट कंपनी हो गया। LIC एंड एयर इंडिया आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, तो ये है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। मिनिमम 51% ऑफ दी, ये तो 51% कहते ही गवर्नमेंट कंपनी हो गई, सही भी लिख रहे हैं हम। थर्ड का स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फोर्थ का गवर्नमेंट कंपनी।
दिस एंटरप्राइज मोस्ट सुटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, सबसे पहले वाली जो थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आ गया इसके अंदर। दीज एंटरप्राइज सेट अप अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जी ये हो गए इसके आंसर्स आसान आसान से, क्योंकि ये जो आपने पीछे तीनों पढ़े थे उसी के हिसाब से इसके आंसर्स बन गए हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये क्या होता है ग्लोबल और मल्टीनेशनल? देखिए ये वर्ड से ही पता चल रहा है, ग्लोब, ग्लोब होता है ना गोल गोल, तो ग्लोबल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज जो पूरे ग्लोब पे चल रहा है, किसी एक आध स्टेट या किसी एक आध कंट्री पे नहीं, पूरे ग्लोब पे चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो काम कर रहा है। तो ये इसको बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर मल्टीनेशनल। देखो कितना अच्छा वर्ड है मल्टीनेशनल। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, मल्टीनेशनल यानी कि एक से ज्यादा नेशंस में जो कंपनी ऑपरेट करेगी उसको बोला जाएगा ग्लोबल या फिर मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये गवर्नमेंट की नहीं है, वो गवर्नमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वाला पार्ट बिल्कुल आपका खत्म हो गया, अब ये नई चीज आ गई। ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी whose business operations extend beyond the country। अब उसके जो है एक कंट्री से बाहर, in which it has been incorporated, यानी कि उसका जो बिजनेस होता है एमएनसी वगैरह का, ग्लोबल एंटरप्राइज का, ये है कि जो भी आपकी कंपनी है ग्लोबल या एमएनसी, जिस देश में वो रजिस्टर्ड हुई है उसके अलावा भी वो दुनिया के और देशों में भी काम करेगी, उसको बोला जाता है ग्लोबल एंटरप्राइज। देखिए एक तो उसकी मेन कंट्री होती है जहां पर वो रजिस्टर्ड होती है, जहां पर वो रजिस्टर्ड होती है उसको मेन उसकी कंट्री बोला जाता है, और जिन जिन देशों में वो जाती है उसको बोला जाता है होस्ट कंट्री, कि वो उसके होस्ट बने हुए हैं, उसका सत्कार कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं, तो वो उसके होस्ट कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी कोला, पता नहीं कहाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन ये इंडिया में भी काम करती है, इनकी कंपनीज, इनकी ब्रांचेस इंडिया में भी हैं, तो वो उनकी मेन कंपनी है जहां पे वो रजिस्टर्ड है, इंडिया उनके लिए होस्ट कंपनी है। तो मल्टीनेशनल कंपनी यही होता है कि जब वो एक से ज्यादा देशों में काम करती हैं तो उसको बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। इन कंपनी के दूसरे नाम भी होते हैं, या तो इनको सुपर नेचुरल कंपनी भी कहा जाता है या फिर इसको ट्रांसनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है। सुपर नेचुरल कंपनीज या ट्रांसनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है किसको? ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनी के अलग अलग नाम है। देखिए 4 नाम हो गए, ग्लोबल एंटरप्राइज, मल्टीनेशनल कंपनीज, फिर उसके बाद सुपर नेचुरल कंपनीज, फिर यह आ गया आपका ट्रांसनेशनल कंपनीज। तो ये चीज बात आपकी आई थिंक समझ में आई है ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। बड़ी अच्छी चीज है ये ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो काफी ग्रो किया। एलपीजी के बारे में कभी आपको बताएंगे आगे वाले चैप्टर्स में, तब आपको बताएंगे कैसे ग्लोबल एंटरप्राइजेस मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे कंट्री में इन हुए और उससे हमें कितना कितना फायदा हुआ। चलिए जी, फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या फीचर्स हैं मल्टीनेशनल कंपनी के और ग्लोबल एंटरप्राइज के? इसके तो फीचर्स ही फीचर्स हैं, और मैं आपको बताऊं सही वाली बात, मुझे सबसे अच्छी फॉर्म ये लगती है, क्योंकि यही कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बाहर का पैसा लेकर आती हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। अब देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, वहाँ पर आपको पार्टनरशिप हुई, सोल प्रोप्राइटरशिप हुई, हिंदू फैमिली बिजनेस हुआ, उसके अंदर रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड होती थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में भी देखें तो रिसोर्सेज वहां पर भी लिमिटेड हो जाएंगी एज कंपेयर टू ग्लोबल एंटरप्राइज। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलने के चांसेस कहां होते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइज में, मल्टीनेशनल कंपनी में, क्योंकि हम और आप अगर एक कंपनी इंडिया में बना रहे हैं और वो एमएनसी नहीं है तो इंडिया में ही ऑपरेट होगी, लेकिन ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, पूरे वर्ल्ड में अपना काम करती हैं, तो आप सोचिए इनके पास कितनी रिसोर्सेज होंगी, पूरा वर्ल्ड इनके साथ जुड़ेगा, ये अपने शेयर्स पूरे वर्ल्ड में बेचेंगी, तो इनके पास कितना पैसा, कितनी रिसोर्सेज इनके पास आ जाएंगी, तो इनके पास एक बड़ा ह्यूज कैपिटल बन जाती है। फॉरेन कोलैबोरेशन, भाई मल्टीनेशनल कंपनी तो फॉरेन के साथ ही चलेगी, लाइक अमेरिका में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है वो इंडिया में भी आ गई, तो इसका कोलैबोरेशन हमने यहाँ पर भी हो गया, या कोई इंडियन कंपनी है बाहर जाके काम करने लग गई, पूरे वर्ल्ड में काम करने लग गई, तो उसको भी एमएनसी बना देंगे हम।
एडवांस टेक्नोलॉजी, हर देश के पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। अगर वो चाहता है कि मैं और विकास करूं तो वो जहां पर वो लेकर जा रहा है अपनी कंपनी, वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके जाता है। तो ये बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एमएनसीज। प्रोडक्ट इनोवेशन, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह इतनी अच्छी होती हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है डे टू डे इम्प्रूव होता रहता है, और सबसे बड़ी बात, इनका प्रोडक्ट जो है वो न्यू होता रहता है डे बाय डे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये इस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं कि पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करते हैं अपने प्रोडक्ट से, पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट से दीवाना बना देते हैं। जिस देश में जाते हैं वहां पर ये जा करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। मार्केटिंग ऐसी करते हैं, ऐसे सेल करते हैं, फिर उसके बाद इतनी अच्छी फैसिलिटीज देते हैं कि बंदा इनके पास ही प्रोडक्ट लेने जाता है। आप जितने मोबाइल फोन्स यूज करते हैं वो आपको कितनी अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। अगर आपका मोबाइल में हल्की सी आवाज नहीं आ रही तो वो चेंज करवा देते हैं पूरे का पूरा मोबाइल। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, अब यहाँ पर एक कंट्री में जो काम करेगा उसका एक्सपेंशन सिर्फ एक कंट्री में ही रह जाएगा, बट इन केस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी उसका मल्टीनेशन में एक से ज्यादा नेशन में उसका एक्सपेंशन होगा। उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो बाउंड्री है वो बढ़ जाएगी, पैसा कमाने की, पैसा उठाने की, पैसा खर्च करने की, सबकी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, हमने बताया जो मेन कंट्री है, जो इसकी मदर कंट्री होती है, जहां पर ये रजिस्टर्ड होती है, वहां पर इसका कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होता है। सारे ऑर्डर्स जो होते हैं तो वो वहीं से मिलते हैं। वो एक बॉस है जो इसकी मदर कंट्री है, और जो होस्ट कंट्रीज में जितने भी कंपनीज हैं उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। वहां पर एक मेन जो उनकी क्वीन है, क्वीन कंपनी जो है, वहां से उनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। अब आते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे, इसके कुछ मेरिट्स। मेरिट्स क्या है? जब भी हमारे यहाँ पर कंपनीज आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है उनको लेबर चाहिए होगी, उनको स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी हर तरह की लेबर चाहिए होगी। जो इंडिया में अगर कंपनी आएगी तो वो हमारे यहाँ के लिए बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस्ड आएगी, बिल्कुल जी एडवांस्ड ही आएगी, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बेचेगा, जैसे मैकडी था, मैकडी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आया। वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया था कि आपको ना किसी पेपर प्लेट की ज़रूरत है, ना किसी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। उसने एक बैग में बर्गर डाला, उसके रैप वो ऐसा करते हैं, इतना अच्छा रैप होता है कि आप उस रैप को खोलेंगे तो वो इट्स लाइक अ प्लेट, एक डिस्पोजेबल प्लेट ही तो है वो। तो आप उसी रैपर के अंदर ही उसको खा सकते हैं। रैपर को खोलिए, वहीं खा लीजिए, और फिर उसके साथ में टिश्यू, सब कुछ एक बैग में उन्होंने दे दिया आपको। बहुत ज़्यादा चटनी, सॉस, ये सब चीज़ें, सॉस भी एक मुंह से फाड़ा, हल्का हल्का ऊपर डालते रहे और खाते रहे। तो ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने इनोवेशंस लेके आते हैं। बर्गर भी बन रहा है तो वो फ्रायर में बन रहा है, आपको चाहिए तो अलग अलग चीज़ें आपको देते हैं। तो एमएनसी जब भी आती है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ आती है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल का मतलब है फॉरेन करेंसी। लोग जो है हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी भेजेंगे, इन्वेस्टमेंट खूब बढ़ जाएगा हमारे यहाँ पर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग आएंगे और पैसा लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर इनफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब आना, कंट्री के अंदर आना। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब भाई हम जो है दूसरे का कल्चर सीखेंगे, अपना कल्चर दूसरों को सिखाएंगे, जो उनसे अच्छी बातें अडॉप्ट हो सकती है हम अच्छी बातें अडॉप्ट करेंगे, तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी बढ़ जाएगी। होता भी यही है, जब से एमएनसीज वगैरह आई हैं, लोग यहाँ से बाहर काम करने गए, बाहर वाले लोग यहाँ पर आए अपनी कंपनीज लेकर के, तो हमने उनके वर्क कल्चर को समझा, उन्होंने हमारे वर्क कल्चर को समझा, फिर हमने उसी के साथ साथ ऐसे ही, जैसे पहले छुट्टी एक मिलती थी, अब दो दो छुट्टियां मिलती हैं कंपनीज के अंदर। तो ये सब वर्क कल्चर है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के कल्चर को स्टडी करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो हमें अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना होता है। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हमसे सीखेंगे, तो इस चीज़ से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आप जब आपका कल्चर रिच हो जाता है, अब आप सोचिए आपको 4 चीज़ें आती थी, आपने 2 चीज़ें और सीख ली, तो ये इंक्रीमेंट इन नॉलेज ही तो है। जब आपने इंक्रीमेंट इन नॉलेज है तो आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। आपका कल्चर, आपका तो रिच है ही है, दूसरे के कल्चर से भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई ये लोग कैसे रह रहे हैं, एक इनका स्टैंडर्ड क्या है रहने का, तो हम अपने स्टैंडर्ड को फिर वैसे ही मेंटेन करते हैं। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, देखिए ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स का मतलब है यहाँ पर जब कोई एमएनसी आएगी, अगर
हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगी तो फिर उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो वो पहले हमें कैसे भी चिपका देती थी डोमेस्टिक फर्म्स, बट अब टू कम्पीट विद दी एमएनसीज वो भी हमें एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट देती हैं। आज आप देखेंगे मेक इन इंडिया के नाम पर जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कितने बेस्ट आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एमएनसीज को टक्कर देनी है अब, तो हमें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि इंडिया के अंदर विदेशी ब्रांड भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हेल्दी कंपटीशन, बिल्कुल, और कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए, तभी तो कंज्यूमर का फायदा होगा। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा, अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो किसी भी कंज्यूमर का फायदा नहीं हो पाएगा। सारी की सारा जो मलाई है वो जो है कौन खा जाएगा? सारे प्रोड्यूसर्स खा जाएंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी मजबूत होगी जब हमारी ग्लोबल एंटरप्राइजेस बढ़ेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी, इंडिया भी मजबूत होगा, और जिससे वो उसकी होस्ट कंट्री है वो भी मजबूत होगी, जो उसकी मदर कंट्री है वो भी बूस्ट होगी और मजबूत होगी, ग्रो भी होगी। ठीक है, कितना हो गया टाइम? 51 मिनट्स। चलिए आगे चल जाते हैं। आगे आते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स हैं बट मैं उतना ज़्यादा डीमेरिट्स पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक्चुअल में एमएनसी एक ऐसी चीज़ है जो जिसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया है। डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज़, इसके अंदर कहते हैं कि कुछ नेशनल प्रायोरिटीज़ को डिसरिगार्ड कर देता है। देखिए भाई, विदेशी आदमी है, उसको नहीं पता कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम बहुत ज़्यादा देशभक्त लोग हैं, तो कभी कभी वो उस चीज़ से थोड़ा अलग बहुत सारे सेंटिमेंट्स हर्ट करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, ऐसा कहते हैं लोग कि एमएनसी आती है तो वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर देती है, इतना अच्छा प्रोडक्ट देती है। तो मैं कहता हूँ कि भाई सही है, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है बट होता नहीं है ऐसा। क्योंकि हमारे पास भी बहुत पावरफुल कंपनीज हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है कोई पावरफुल कंपनीज ना हो, हमारे पास भी बहुत सारी पावरफुल कंपनी है। और हम किसी देश में जाकर के अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहें तो वहाँ पर उनकी अपनी बहुत पावरफुल कंपनीज है, तो मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाती है। डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का डेप्लीशन, जब प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा तो नेशनल रिसोर्स का डेप्लीशन होता है और एक्चुअल में होता है, बट इसी को कंपनसेट भी किसी तौर पर किया जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोगों का मानना ये है जो एमएनसीज होती है वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज करती है, यानी कि जो उनके देश में टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई वो हमारे देश में आकर के वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अब। लेकिन ये पहले होता था, अब नहीं, बिकॉज वी आर वेरी अवेयर, हमें पता है दुनिया में क्या चल रहा है, तो अब हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, तो अब जो है सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे उनको पता है क्या क्या प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो आपको कोई यहाँ पर बेवकूफ़ अब नहीं बना सकता। थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी, थोड़ा बहुत डर भी रहता है कि ये लोग जैसे पहले आए थे अब फिर से कहीं हमारे ऊपर कब्जा ना कर लें, बट नहीं होगा, अब नहीं होगा। डिमेरिट्स हैं तो लिखने पड़ेंगे, आए हैं तो लिखने पड़ेंगे, आए हैं तो पढ़ने भी पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके मेरिट्स हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी और हैं। चलिए आ जाते हैं हम एक नई फॉर्म पर, बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टनरशिप। आसान भाषा में मैं कहूँ, एक पब्लिक यानी गवर्नमेंट और एक उसने किसी को ठेका दे दिया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी प्राइवेट कंपनी को कि तुम हमें ये चीज़ बना करके दो। बेसिकली ऐसा होता है जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात आती है तो कोई भी गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट है पब्लिक सेक्टर, वो किसी प्राइवेट सेक्टर को ठेका दे देता है कि मिलके हम काम करेंगे, हम तुम्हें ठेका दे रहे हैं, या तो हम अपने एम्प्लॉयज़ देंगे या फिर तुम डायरेक्ट हमें बना करके ये प्रोजेक्ट दे दो। तो यही होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस फर्म। गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस फर्म का दोनों का मिलन है फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट्स और पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो ये बेसिकली ज़्यादातर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करते हैं, कोई डैम, कोई रोड, कोई ब्रिज बनाने के लिए, वो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में। नेक्स्ट इज, एक स्लाइड हमने लगाई है, ये सबसे पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है, निवेदिता सेतु, ये कोलकाता के अंदर है। ये सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट था इंडिया में। ये निवेदिता सेतु गवर्नमेंट सेक्टर ने
किसके साथ मिलकर के बनाया था? प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के। इसको बोला गया निवेदिता सेतु, इसका नाम है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहला इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट है ये, निवेदिता सेतु इन कोलकाता। चलिए, अब इसके फीचर्स क्या है? ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सचर है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट पार्टी टू डिजाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी, जो लोगों के काम आए, दोनों के लिए वो बनाया जाता है। द फैसिलिटी इज फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। उसका पूरा पैसा कौन देता है? पब्लिक सेक्टर देता है, यानी कि गवर्नमेंट हमारी देती है। द की ड्राइवर इज द ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन रिस्क। इसका जो मेन मोटिव क्या है? जो हमने बोला ये मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ठेके दिए जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से इसको बनवाओ। पहले क्या होता था? गवर्नमेंट खुद ही बनवाती थी चीज़ों को, लेकिन अब प्राइवेट को साथ में मिलकर के कोलैब कर करके काम करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेस वे। फॉर दिस गवर्नमेंट नीड्स मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज and financial help to complete it. The government makes a contract with a private company to construct the expressway. Identify the form of enterprise. देखिए आंसर इसने यही बता दिया, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? प्राइवेट कंपनी के साथ। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? अरे कहाँ चला गया? इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है? एयरटेल इज अ बिग कंपनी प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज टू मिलियन ऑफ पीपल in India. Similarly, BSNL also provide telecom services to many people. Government of India is holding 100% of the share capital of BSNL. BSNL का 100% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. Whereas Airtel is not under the direct control of government. Identify the sectors in which these company is two enterprises. तो ये पूछ रहा है एयरटेल बताओ कौन सी कंपनी है और BSNL बताओ. इतना आसान सा तो है. 100% है BSNL में गवर्नमेंट का शेयर और एयरटेल में कोई शेयर नहीं है. तो ये आ गया. एयरटेल कैसा हो गया? प्राइवेट सेक्टर. बीएसएनएल कैसा हो गया? पब्लिक सेक्टर. सिंपल. स्टेट रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप तब तक पढ़िए. गवर्नमेंट कंपनी इज कंपनी ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. ओ माय गॉड, यहां पे तो मिनिस्ट्री वाली बात कर दी इसने. मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सी कंपनी कौन सी अंडरटेकिंग होती है? मिनिस्ट्री के द्वारा जो अंडरटेकिंग होती है उसको बोला जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो पहला फॉल्स हो जाएगा. इंडिया पोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. बिल्कुल जी ऐसा ही है, क्योंकि बिकॉज इट इज मेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट. बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर एक मिनिस्टर होता है. मिनिस्टर जो होता है वो आंसरेबल होता है पार्लियामेंट में. गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्या ऐसा है? गवर्नमेंट कंपनी ऐसी बनती है? यह है फॉल्स. स्पेशल ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हमारा बनता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. आंसर्स आ गए हमारे कुछ ये. देखिए सबसे पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा हमारा ट्रू है, वो हमने लिख दिया है, वहां पे मिनिस्टर आंसरेबल होता है. चौथा हमारा फॉल्स है. इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए. ठीक, चलिए अब ये मैच द फॉलोइंग है. बड़ा आंसर, अच्छा आंसर है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? देखिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमें पता है वो होता है जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है. टू और मोर फर्म्स ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस. नहीं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एफसीआई आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज. बिल्कुल, ये इसका करेक्ट एग्जाम्पल है. इसने एग्जाम्पल दिया है, इसने उसका मीनिंग नहीं पूछा. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी. नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट कंपनी और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है. गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर 51% शेयर होगा. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो टोटल एक मिनिस्ट्री से चलेगी और आंसरेबल इन द पार्लियामेंट. इट इज कंप्लीटली ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. चलो जी, पहले का आंसर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अब दूसरा बचा तो दूसरे का तो यही होगा. एटलीस्ट 51% कैपिटल कह दिया तो गवर्नमेंट कंपनी हमारी ये हो गई. उतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर वैसे ही मिल गया. नेक्स्ट आते हैं
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो एक प्रॉपर मिनिस्ट्री से रन होता है। गवर्नमेंट कंपनी 51%, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से चलता है। ठीक है जी। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन सी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारी हो गई पोस्ट एंड टेलीग्राफ। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कौन सा है, LIC। ठीक है, तो इसी के साथ हमने बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर नंबर 3 आपको खत्म करा दिया। वन शॉट सीरीज में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सब बढ़िया मस्त आ रहे हैं और बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, मज़ेदार चैप्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। अब बिजनेस स्टडीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगने लगेगी। थोड़ा चैप्टर 1 में लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा डल है, लेकिन नहीं, अब बड़ा मज़ा आने लगा है। अब डिफरेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आसानी से पढ़ रहे हैं, आसानी से समझ रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अब अपने दूसरे वन शॉट में। याद रखिए, केल्विन एक भरोसा है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। पूरे यूटी का कोर्स आपका बहुत जल्दी स्कूल से पहले हम ख़त्म करा देंगे। और इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वन शॉट में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए केल्विन को। बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।